हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन लगा रहे थे साइंस के, उनकी सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेकिन उस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने उस सीरीज़ में जो लाइट के क्वेश्चन लिए हुए हैं, उन लाइट के क्वेश्चन में जो प्रकाश होता है, उनके जो गुण होते हैं, जैसे व्यतिकरण, पूरा आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, इनसे जो उदाहरण एग्जाम्पल जो आते हैं एग्ज़ाम में, उनको मैं एक बार क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आप एकदम से आपको वो जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो सारी याद हो जाएंगी। मैं इन जो गुण हैं उनको एक दूसरे से, जो भी उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनको अच्छे से कनेक्ट कर दूंगी ताकि वो आपको हमेशा लर्न रहें। आइए चलते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो मैं बाद में बताऊंगी। उसके पहले मैं जो लाइट की जो गुण होते हैं उनसे संबंधित जो उदाहरण हैं उनके बारे में पहले बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उनके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपको ये 4 एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हीरे का चमकना, मरीचिका, प्रकाश तंतु या पार्टिकल फाइबर केबल, और लास्ट में है यहाँ पे पार्टिकल की जगह ऑप्टिकल है, खिड़की पर पड़ी दरार का चमकना। तो यहाँ पे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जो प्रकाश में, तो उनके जो 4 एग्जाम्पल हैं ये आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम इनको अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे से जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इससे एकदम कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये आप कभी भी ना भूलें। और मुझे नहीं लगता है सेशन के बाद आपको ये कभी भूल पाएंगे। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले जो प्रकाश होता है वो किसी माध्यम में जब कोई किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि ये मान लीजिए पहला जो माध्यम है वो माध्यम हमने सघन माध्यम ले लिया है और दूसरा माध्यम हमने विरल माध्यम ले लिया है, और जो बीच में हमारी जो लाइन दिख रही है ये अविलंब है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर क्यों हट जाती है? क्योंकि जो प्रकाश होता है उसकी सघन माध्यम में जो चाल होती है वो कम होती है और विरल माध्यम में उसकी चाल अधिक होती है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हट जाती है। और जैसे जैसे हम लोग इस आपतन कोण का मान बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है इसका मान भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जी 90 डिग्री बन जाएगा और ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। जब ये ऐसा बन जाता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो एक और मैं यहाँ पे बनाती हूँ, जब जो क्रांतिक कोण होता है, तो जब भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो सघन माध्यम से प्रकाश डाला गया था और ये सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा, क्योंकि जो क्रांतिक कोण है उसका मान क्या क्रांतिक कोण से अधिक हो गया है, किसका, आपतन कोण का मान। जब भी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। या फिर हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है तथा संपूर्ण प्रकाश कैसा हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे दो शर्तें होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि सघन माध्यम से प्रकाश सघन और विरल माध्यम के पृथक्करण तल पर आपतित होनी चाहिए। और दूसरा होता है हमारा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रकाश है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें होता है। और पहली कंडीशन क्या थी कि सघन माध्यम में प्रकाश डाला जाए और विरल माध्यम में उसे गुजारा जाए।
और जो मान होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से हमेशा, यानी कि क्रांतिक कोण से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पहला है हीरे का चमकना, दूसरा मरीच का, और तीसरा ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हम लोग इससे कैसे कनेक्ट करें, जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आए क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप लोग ये जो वर्ड लिखा हुआ है चमकना, इसे याद रखना कि हमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें चीज़ें क्या, क्योंकि सारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए चीज़ें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट, इन सभी में देखना चमकना पॉइंट जो होता है वो कॉमन है, इसलिए हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कैसे याद रखेंगे कि चमकना वर्ड से याद रखेंगे। किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको चमकना वर्ड दिखे तो समझ लेना कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। जैसे हीरे का चमकना, तो ये आपका यहाँ पे चमकना लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम्पल किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। फिर दूसरा लिखा हुआ मरीच का, तो जो मरीच का होती है, चाहे वो रेगिस्तान में हो मरीच का या ठंडे देशों में मरीच का हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेगिस्तान के यात्री होते हैं वो दूर से जब किसी पेड़ को देखते हैं तो उन्हें उल्टा प्रतिबिंब में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, तो यहाँ पे उन्हें नीचे भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये जो पेड़ है इसका प्रतिबिंब जब यहाँ बनता है तो ये भी चमकने लगता है, और दूर से जो इंसान खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये कोई इंसान खड़ा है, तो इसे क्या, ये प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसे लगता है कि यहाँ पे क्या है, पानी है या कोई तालाब है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि भ्रम में पड़ जाता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है मरीज का, ये किससे संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। और चाहे वो ठंडे देशों की मरीज का हो, वहाँ पे भी जो ठंडा देश होता है बर्फ़ के क्षेत्रों में, वहाँ पे भी दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब वायु में उल्टा दिखाई देता है, तो वहाँ पे भी वो जो भी प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, चमकने लगता है। इसलिए यहाँ पे जो भी मरीचिका का एग्जाम्पल होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित होगा। इसके बाद आपका लिखा हुआ है प्रकाशिक तंतु या फाइबर केबल। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये यहाँ पे इसको मैं एकदम सही कर देती हूँ, ऑप्टिकल। तो यहाँ पे जो प्रकाश होता है वो हमेशा कैसे, सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो भी ये प्रकाशिक तंतु होता है, ये किस पे डिपेंड है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हम प्रकाश को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो जो प्रकाशिक तंतु होता है यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या, प्रकाश को किसी भी दिशा में, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है और उसकी जो तीव्रता होती है, उनमें उन सभी चीज़ों में बिना लॉस किए हुए हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेषित कर सकते हैं। तो ये आपका प्रकाशिक तंतु होता है। इसका यूज़ का क्या होता है, जो प्रकाशिक तंतु होता है, प्रकाशिक तंतु की सहायता से हम लोग लेजर किरणों द्वारा सर्जरी करते हैं या फिर शरीर के आंतरिक भागों की जांच करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो शरीर के आंतरिक भाग होते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रकाशिक तंतु का यूज़ करते हैं, और आंतरिक जांच करने के लिए हमें अंदर क्या चाहिए होती है, रोशनी चाहिए होती है, यानी कि चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, तभी हम लोग सर्जरी या फिर आंतरिक अंगों की जांच कर पाएंगे। तो जो प्रकाशिक तंतु होता है, इससे शरीर के अंदर की जाँच की जाती है, और जाँच करने के लिए हमें क्या, रोशनी की ज़रूरत होती है, जो कि क्या, चीज़ें हमें चमकनी चाहिए, तभी हम लोग उन चीज़ों को देख पाएंगे और उनकी जांच कर पाएंगे। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है उसको, वो किसका एग्जाम्पल है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाशिक तंतु की सहायता से क्या होता है, लेजर किरणों द्वारा सर्जरी होती है, शरीर के आंतरिक भागों की जांच होती है, और प्रकाश संकेतों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रेषित किया जाता है। तो ये आपका हो गया तीसरा। और चौथा क्या है, खिड़की पर पड़ी दरार का चमकना। तो यहाँ पे भी चमकना शब्द आ गया, तो ये आपका हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये 4 एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जो प्रकाश होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारी किरण जाती है तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है या फिर अवलंब से दूर हट जाती है। ये 2 कंडीशन में होता है कि जब हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये मान लीजिए सघन है, ये मान लीजिए विरल है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दूर हट गई। अगर अगर हम ऊपर ले लेंगे विरल माध्यम और नीचे ले लेंगे सघन माध्यम, तो जब भी प्रकाश की किरण यहाँ पे डाली जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि जब भी सघन माध्यम होगा तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, जब भी विरल माध्यम होगा तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पानी से भरे बर्तन में पड़ी वस्तु थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा, पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखने पर टेढ़ी दिखाई देती है। क्या टेढ़ी दिखाई देती है? पेंसिल दिखाई देती है। तीसरा आपका है तारों का टिमटिमाना। चौथा है सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो ये चारों जो एग्जाम्पल हैं आपके किससे रिलेटेड हैं? प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हैं। तो इनको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे अपन का मेन पॉइंट क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यूपी अपमिस होता है ऊपर, और वर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेंगे कि जो भी बर्तन से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे वो आपके प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होंगे। जैसे आपका पहला लिखा है पानी से भरे बर्तन, तो यहाँ पे देखिए बर्तन आ रहा है और यहाँ पे आपका मतलब है ऊपर। तो यहाँ पे जो भी वस्तु है वो कैसी? थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, तो ये आपका कैसे कनेक्ट हो गया। दूसरा है पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो वो हमें कैसे? टेढ़ी दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी देखो पेंसिल और पानी से भरे गिलास, यानी कि यहाँ पे भी बर्तनों का यूज़ किया जा रहा है। और जब पेंसिल आपकी टेढ़ी दिखाई देगी तो यानी कि वो कुछ ऊपर हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी आपका यूज़ हो गया, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड है आपका तारों का टिमटिमाना। अब यहाँ पे तारों के टिमटिमाने में ना तो बर्तन का यूज़ हो रहा है, ना तो हमें साफ साफ अप दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखो, जब भी कोई चीज़ होती है, मान लीजिए वो बहुत नीचे डली है, बहुत दूर डली है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं। जो तारे होते हैं हमारे बहुत दूर होते हैं, और ये जो तारे होते हैं दूर से ही क्या टिमटिमाते हैं। और या फिर कोई चीज़ होती है वो कहीं दूर पड़ी होती है, अगर वो चीज़ टिमटिमाएगी या फिर वो चीज़ चमकेगी तो हमें कैसी? वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि वो चीज़ हमें बताती है कि वो क्या मतलब दूर तो चीज़ है लेकिन हमें कैसी दिखाई दे रही है वहाँ से। तो यानी कि हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। किसकी वजह से दिखाई दे रही है? उसके टिमटिमाने की वजह से। अब ये आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे चमकदार नहीं लिखा है, तो अगर चमकना होता तो हम लोग उसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल मान लेते। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखने का, यहाँ पे टिमटिमाना लिखा है जो कि अपवर्तन, यानी कि जब भी कोई चीज़ टिमटिमाएगी तो वो हमें ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी। इसे हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। केवल याद रखने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ मैं, ताकि ये जो एग्जाम्पल हैं आपको हमेशा याद रहें और एग्ज़ाम में आप लोग इसे भूलें नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, कौन सा अपवर्तन का है, कौन सा व्यतिकरण का है। इसलिए मैंने इन एग्जाम्पल्स को एक साथ बताने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और चौथा हम लोगों का लिखा हुआ है सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो यहाँ पे सूर्योदय के पहले, मैंने कहा सूर्य उदय होने के पहले ही दिखने लगता है, और सूर्यास्त के जब सूर्य चला जाता है उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें पहले से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ हमारे यहाँ से कनेक्ट हो गई कि अप मीन्स ऊपर का मतलब उठा हुआ या फिर थोड़े पहले दिखाई देना। तो ये आपकी चारों चीज़ें प्रकाश के अपवर्तन से कनेक्ट हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे पहला लिखा हुआ है आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा आपका है समुद्र का रंग नीला प्रतीत होना। तीसरा है, यहाँ पे दो ही हैं, यहाँ पे आपके दो ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होने लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन से हम लोग समझेंगे प्रसारित, यानी कि फैलना, चीज़ों का फैलना। और प्रकीर्णन में हम लोगों का मेन पॉइंट होगा कलर, यानी कि रंग। तो जहाँ पे रंगों की बात की जाए
तो वहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि जो रंग हमें दिखाई देने लगते हैं, रंग फैले हुए दिखाई देते हैं इस तरह से। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना, और दूसरा है समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। या फिर ऐसे हो जाता है एक एग्जाम्पल कि पानी बरसने से पहले बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। तो यहाँ पे भी रंग का यूज़ हो रहा है। रंग हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे रंगों का प्रसार हो तो वहाँ पे हम लोगों का कौन सा गुण आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो पहले था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो चमकना हमारा था मेन पॉइंट। और सेकंड में हम लोगों का क्या था, अपवर्तन। वहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या था कि चीज़ें हमें उभरी हुई दिखाई देती हैं। और थर्ड हमारा क्या है, प्रकीर्णन। यहाँ पे मतलब रंगों का फैलना या रंगों का प्रसार होना। हम लोग का चौथा है व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहाँ पे हम लोगों के एग्जाम्पल हैं, पहला गीली सड़क पर वाहनों से जो तेल होता है जब वो टपक जाता है तो वो कैसा कलरफुल दिखाई देता है। और दूसरा हमारा क्या है, साबुन के बुलबुले का रंगीन होना। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन पॉइंट क्या है कि प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण क्या होता है, जो व्यतिकरण होता है वो तरंग का गुण होता है, लेकिन जो हमारी प्रकाश होती है वो भी क्या होती है, तरंग के रूप में चलती है। तो प्रकाश तरंगें भी क्या, व्यतिकरण की जो भी घटना होती है उसको दर्शाने लगती हैं। और ये घटना होती क्या है, जब किसी माध्यम में एक आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पे कम या शून्य पाई जाती है। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। तो परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं कहीं क्या, कुछ बिंदुओं पर अधिक होती है, और कहीं कहीं क्या होती है, कम होती है, और कहीं कहीं क्या होती है, शून्य होती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण। तो यहाँ पे जब तीन चीज़ें मिल रही हैं तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि जब तीन चीज़ें हम लोग मिला देंगे तो वो चीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, यानी कि रंगीन हो जाएगी, रंग बिरंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो रंगीन हम लोग लेंगे, कलरफुल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो गीली सड़क होती है, अगर कोई वाहन होता है उसके तेल की बूंद गिरती है तो वो हमें कैसे दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। और साबुन का बुलबुला होता है वो भी कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो जब भी इस टाइप के अगर आपको एग्जाम्पल दिखें तो आप लोग समझ लेना कि वो प्रकाश के व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। अब ये हमारा जो टॉपिक था, जो प्रकाश के गुण थे उनको हमने ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को लर्न भी हो गए होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा हीरे का। अब आप लोग जो भी मैंने पहले आपको समझाया हुआ है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अच्छे से जो एग्जाम्पल हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से दे पाएंगे बिना गलत किए। तो आइए चलते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चमकदार। तो चमकदार में हमने क्या बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्योंकि जो हीरा होता है, जब हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकल पाता है। तो हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 24 डिग्री होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फोर्थ है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, या फिर वायु से जल में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, हीरे से कांच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की पतली झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, या फिर ध्रुवण और व्यतिकरण। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का क्या था, साबुन जो होता है जब भी उसकी झाग बनेगी तो चमकदार रंग होंगे, यानी कि वो कैसा होगा, रंगीन होगा। और रंगीन हमारा किससे कनेक्ट था, व्यतिकरण से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, पहला। और यहाँ पे परावर्तन होता है चीज़ों का, तभी चीज़ें चमकती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि इसका कारण क्या होता है, वो प्रकाश का कौन सा गुण होता है जिसके कारण हमें सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या है, प्रकीर्णन के कारण। देखो यहाँ पे प्रकीर्णन आया है, तो हमने क्या बताया था प्रकीर्णन में, कि रंगों का जब भी प्रसार हो, यानी कि कल रंग की बात की जाए, केवल रंग की बात की जाए, तो हमारा वहाँ पे आंसर क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे देखो केवल रंग की बात हो रही है, लाल क्यों दिखाई देता है। अगर वो कहता कि सूर्य अस्त होने के बाद भी, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, तो वहाँ पे तब यहाँ पे आपका राइट आंसर होता अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं की जा रही है, केवल रंग की बात की जा रही है। तो आपका राइट आंसर क्या है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला लगता है क्यों, क्यों लगता है आकाश नीला। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों के मुकाबले अधिक है, या फिर लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, या फिर नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक है। तो आप लोगों ने खुद ही अभी तक लगा दिया होगा, इसमें आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका है बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था, अगर कलर की बात की जा रही है तो हम लोग प्रकीर्ण आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, सोना, लोहा, प्लैटिनम एंड टंगस्टन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और आपका आखिरी है सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो यहाँ पे आपको रासायनिक नाम पहले ही दे दिया है, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है कि डॉक्टर, मूर्तिकार जो होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, या फिर उसे किस नाम से बुलाते हैं। तो पहला आपका है अनबुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है, सीसा, पारा, निकेल और टिन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? पारा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, जो निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो आपका राइट आंसर है पारा। तो पारा क्या है? एक धातु है। अगर यहाँ पे लिखा होता अधातु, अगर यहाँ पे अधातु लिखा होता तो आपका राइट आंसर होता ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तावा और लोहा, जस्ता और लोहा, या फिर तावा एवं जस्ता, या फिर लास्ट में है लोहा एवं निकेल। तो यहाँ पे आपका जो पीतल होती है, जो मिश्र धातु होती है, वो तावा और जस्ता से मिलके बनी होती है, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे है सी, तावा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? तो आपका राइट आंसर है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टांका किसकी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे तथा जस्ता की, और लास्ट है आपका टिन शीशा तथा जस्ते की। तो आपकी यहाँ पे राइट आंसर है टिन तथा शीशे की जो टांका होती है, ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है इसमें से इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, या फिर सिलिकॉन ऑयल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारी जल एक प्रकार का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, या ईंधन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मंदक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन उसमें नष्ट होता है? तो आपका राइट आंसर उसमें था विटामिन B6। तो ये आपका जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो इसका आंसर है आपका विटामिन B6। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। और आज जो भी मैंने लाइट के बारे में बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।